ठीक है, तो कल अपन ने रासायनिक समीकरण के बारे में बात की थी। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, कुछ पता हो किसी को तो बता दो, देखे बताओ, देखे माई बात करके बोलो। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, नहीं पता? बताया था कल। आवाज तो आ रही है ना मेरी? अरे मेरी आवाज तो आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं ये नहीं पता? कल बताया था ना एक मैंने। या एक हाँ सर, एक या एक से अधिक वो पदार्थ मिलकर जो नया पदार्थ बनाता है। वो एक रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं भाई, कि इसमें एक या एक से अधिक जो भी पदार्थ है वो आपस में क्रिया करेंगे या फिर उनमें गुणों में परिवर्तन होगा, जिससे कोई नया पदार्थ बनेगा, तो कहते हैं हाँ रासायनिक सर। अभिक्रिया। लेकिन ठीक रासायनिक है। हाँ सर। समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या थी, या फिर हम किसको कहते हैं रासायनिक समीकरण? तो इसके लिए सीधा सा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, है ना, और बनने वाले उत्पाद जो है उनको संक्षेप में प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कल मैंने बताया था, एक उदाहरण से बताया था कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे थे अपन H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2O। वो क्या था? वो रासायनिक समीकरण था। रासायनिक समीकरण के बारे में इतनी जानकारी होगी थी। अब जैसे रासायनिक समीकरण के बारे में थोड़ा लोग जानते भी होंगे कि लिखते कैसे, तो लिखने का तरीका क्या है, किसी को बताओ तो बताओ, देखे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है? पता है? नहीं पता? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इधर रासायनिक समीकरण को लिखना है, जैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले? क्या करेंगे सबसे पहले? देखो इधर बाईं तरफ किसको लिखा जाता है रासायनिक समीकरण में? बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किसको लिखा जाता है? बता देंगे। अभिकारक या क्रियाकारकों को लिखा जाता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण में बाएं हाथ की तरफ किसको लिखा जाता है? अभिकारक और क्रियाकारकों को लिखा जाता है। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, बताओ क्या किया जाता है? देखो बाएं हाथ की तरफ मैंने क्या लिख दिया? अभिकारक। फिर इसके बाद में क्या है? अभिकारकों में क्या होगा? क्रिया होगी, और उससे जो बनेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तीर का निशान। और फिर क्या करेंगे हम? क्या लिखेंगे बताओ, देखें क्या करेंगे बताओ, देखें सर उत्पादन। ठीक है ना, यहाँ पे उत्पादन लिखेंगे, ठीक है, समझ में आई बात? तो रासायनिक समीकरण लिखने में पहला तो ये हो गया कि सबसे पहले बाएं हाथ की तरफ क्या करते हैं, बाईं तरफ क्या लिखते हैं? अभिकारकों को लिखा जाता है। फिर तीर का निशान लगा करके उत्पादों को लिखा जाता है, मतलब दाएं हाथ की तरफ, ठीक है ना, या दाईं तरफ। समझ में आई बात? पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? जैसे अगर अभिकारकों की संख्या एक से ज्यादा है ना, अभिकारकों की संख्या मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? और उत्पादों की भी संख्या अगर एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम? जैसे अगर एक ही अभिकारक का, जैसे देखिए ये जो है वो J into B में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभिकारकों की संख्या ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे बताओ, देंगे क्या करते हैं? अगर अभिकारकों की संख्या एक से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में। वैसे ही अगर उत्पादों की संख्या भी एक से ज्यादा है, जैसे दो हो गए उत्पाद, तो उनके बीच में भी क्या करते हैं अपन? प्लस का या धन का चिन्ह लगाते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद में और अगर अपन इसमें पॉइंट लेना चाहते तो क्या कर सकते हैं? इनकी अवस्था को दिखाने के लिए इसमें मतलब अभिकारकों की, उत्पादों की, यानी जो भाग लेने वाले पदार्थ है, मतलब अभिकारक है और बनने वाले उत्पाद है, उनकी अवस्था को दिखाना है। तो अवस्था को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
इनके पीछे हम क्या कर सकते हैं, छोटे वाले जो है ना कोष्टक में, छोटे ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, उनकी अवस्थाओं को दिखा सकते हैं। जैसे अगर मतलब है ना, गैस को दिखाना है ना, गैस अवस्था को दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर में ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर द्रव अवस्था को दिखाना है तो हमें मतलब छोटा ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखना पड़ेगा। एल का मतलब है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव, ठीक है, और डी का मतलब गैस होता है, ठीक है। उसके बाद में ठोस अवस्था को दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस, ठीक है। और सही जो अभिक्रिया जो होती है वो किसमें होती है, जलीय विलयन में। किसमें होती है, जलीय विलयन में। इसके लिए जो है पदार्थ की अवस्था को में या जलीय विलयन पदार्थ का सूत्र लिखते हैं हम ए क्यू छोटे ब्रैकेट में, यानी कि ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो रासायनिक समीकरण को लिखने में हम क्या कर सकते हैं, पहले अभिकारक को लिखते हैं, फिर तीर का निशान लगा करके उत्पाद को लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, दूसरे पॉइंट में अगर अभिकारकों की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, या उत्पादों की संख्या एक से ज्यादा है, क्या करते हैं, हम उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या मिलेगा, हमें उसकी क्या दिखानी है, अवस्था दिखानी है। अवस्था दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन अभिकारकों और उत्पादों के पीछे छोटे ब्रैकेट के सर अंदर। आवाज सही नहीं आ रही है। सही नहीं आ रही है, हाँ, रुक रुक के आ रही है, आधा समझ में आ रहा है, आधा ही आ रहा ही नहीं है। सर नेटवर्क आवाज साफ नहीं आ रही, से भी नहीं आप। आवाज सही नहीं आ रही, सबको ही नहीं आ रही है, फिर तुम लोगों सर की मुझे मुझे तो आवाज नहीं सही आ आ रही है। रही। देखो एक मिनट है ना, मैं ये लगा देता हूँ, माइक्रोफोन है ना। सर अब जैसे ब्लैक बोर्ड पे पास जा रहे हैं तो आवाज आ रही नहीं है, रुक रुक के आ रही है। एक मिनट, देखो माइक्रोफोन लगा रहा हूँ, तो मैं माइक्रोफोन सर लगा के वापस बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारी आवाज मुझे आएगी नहीं। देखो है ना, अभी जो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एकदम क्लियर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताना मुझे, ठीक है ना। मैं अभी वापस निकालूंगा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अभी। जैसे मैं अभी माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, तो अभी आवाज कैसी है, सही है या खराब है, कैसी है, जो मुझे बताना अभी। मैं जैसे अभी माइक्रोफोन, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो कैसा तुम्हें अनुभव हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद बताना, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर बोलना। सर आवाज टकरा रही है, 2 बार आवाज आ रही है ये। उस समय 2 बार आ रही थी। नहीं सर, सही आ रही थी। नहीं सर सही आ रही है। क्या सर अटक सही अटक आ के आ रही रही थी। देखो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या माइक्रोफोन का यूज करके, देखो तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं इधर, जैसे नहीं माइक्रोफोन का यूज करके मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, तो ये आवाज सही आ रही है कि नहीं। देखो मैं माइक्रोफोन में हटा रहा हूँ, फिर अब क्योंकि मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आएगी जब मैं माइक्रोफोन लगाता हूँ तब, तो मुझे तुम लोगों से जानना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे माइक्रोफोन हटाना है, ठीक है। तो मैं हटा के पूछ रहा हूँ अभी कि अभी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तुम बोलोगे तो हाँ नहीं सर आएगी, सही देखो आ रही है। मैं हटा के बात करता हूँ। मैं अभी माइक्रोफोन में बोला, मैं सही आ रही थी आवाज। सर आ हेलो, रही है। है ना, माइक्रोफोन में बोला तब सही आ रही थी क्या आवाज। हाँ सर सही आ रही है। ठीक है चलो, माइक्रोफोन में सर सही आ रही है। ठीक है। इसको हटाइए। ठीक है, आवाज सही आ रही होगी अब तो। आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर। ठीक है हाँ चलो, सर सही आ रही है। सब पढ़ाते हैं अपन, है ना। तो देखो इधर,
अपन रासायनिक मतलब उस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी रासायनिक समीकरण की बात कर रहे थे। तो रासायनिक समीकरण के अंदर हमने देखा कि समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारकों को लिखना है। किस तरफ, बाईं तरफ अभिकारकों को लिख करके तीर का निशान लगा के दाईं तरफ उत्पादों को लिखा जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, अगर अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या एक से ज्यादा है तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था को दिखाने के लिए कि ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव में है, गैस में है या जलीय विलीन के रूप में है, तो उनको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पीछे, जैसे मैं अभी एक उदाहरण लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता, ये वाला उदाहरण लिख देते थे, ठीक है ना, ए है और ये बी और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सी प्लस डी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि भाई जो ये वाला ए है ये गैस अवस्था में है तो हमें यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा। ये दिखाना जैसे ये ठोस अवस्था में है तो अपने एल लिखना पड़ेगा। और ये जैसे मतलब अगर क्या सॉरी द्रव अवस्था में तो एल लिखना पड़ेगा और ठोस अवस्था में तो एस लिखना पड़ेगा। और अगर ये जलीय विलयन में तो एक की लिखना, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, कोई ऐसा एग्जाम्पल तो है नहीं, तो डेमो के रूप में बताया तुम्हें, ये जी के रूप में, ठीक है। तो अवस्था को दिखाने के लिए अपन ये कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में बात आती है चौथा पॉइंट, अगर अपन इसमें लिखना चाहे कि जैसे समीकरण को लिखने में और क्या अपन कर सकते हैं, तो और क्या दिखा सकते हैं अपन, कोई समीकरण जो है या कोई रासायनिक अभिक्रिया है किस ताप पर हो रही है, किस दाब पर हो रही है ना, या फिर किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में हो रही है। तो ताप है, दाब है और मतलब साथ में उत्प्रेरक है, उनको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। जैसे हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ताप, दाब व उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक, इनको दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन, तीर के निशान के ऊपर और नीचे, ठीक है। जैसे कि अगर ए और बी जो है पदार्थ आपस में क्रिया करके सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता, जैसे हमें पता चला कि भाई ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो मतलब किस में हो रही है, ऐसा कह सकते हैं कि 200 एटीएम दाब पे ना, जैसे 200 एटीएम दाब, तो ये दाब दिखा दिया, ठीक है। ताप और दिखाना है कि भाई जैसे ये है मतलब 700 केल्विन ताप पे हो रही है, तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखा सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये किसी ई उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख करके अपन बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये आ गया चौथा पॉइंट, समझ में आ गई बात। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। पहले नोट डाउन कर दो, नोट डाउन करने के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख दो ये वाला पॉइंट जो है सब, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर मिटा दूंगा, जल्दी नोट डाउन कर दो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसको तुम लोग लिख देना, वापस वीडियो देख कर भी लिख सकते हो, चलो, या स्क्रीनशॉट ले लो, भले लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें से लिख देना ये रासायनिक समीकरण कैसे लिखते वो है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था कंकाली समीकरण होता है, कंकाली समीकरण में क्या होता है, जैसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले जो उत्पाद है उनको उनके प्रतीक के रूप में सीधा लिखा जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या है, परमाणुओं की संख्या जो होती है असंतुलित हो सकती है। तो ऐसी समीकरण को अपन क्या कह सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, देखो इधर। अब क्या आ जाएगा आगे, समीकरण को संतुलित करना,
संतुलित करना। ठीक है, मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें कितना बैठ रहा है कि नहीं। जैसे भी हो देखते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा तेज बोलूंगा। उस समय आवाज आ रही थी ना, अब तुम लोग बोल सकते हो, मुझे आवाज आएगी तुम्हारी। वो लिख दिया था सब। हाँ सर, आ रही है। उस समय वो लिख दिया था ना सब। हाँ सर। ठीक है ठीक है। समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए जैसे तुम्हारी बुक के अंदर कोई एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो उसी को लेकर के अपन कर सकते हैं समीकरण को संतुलित। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि है, हिडन ट्रायल विधि। ठीक है, उसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है या फिर इसका क्या महत्व होता है। तो समीकरण को संतुलित करने से हमें ये पता चल जाता है कि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के कितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने अणु बन रहे हैं, कितने तत्व बन रहे हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या का पता चल सकता है हमें। या फिर अपन ये कह सकते हैं जो है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो भी उसमें लागू हो जाता है कि द्रव्यमान की ना तो क्षति होती है न ही वृद्धि होती है। इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है हिडन ट्रायल मेथड। ठीक है ना, कौन सी विधि है? हिडन ट्रायल मेथड। ठीक है, ये समीकरण को संतुलित करने की विधि है। अब मेरे पास कौन सी विधि? हिडन ट्रायल विधि। हिडन ट्रायल विधि के अंदर 6-7 स्टेप है, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जो असंतुलित हो और फिर हमें उसको संतुलित करना है। तो मैं जैसे तुम्हारी बुक का ही एक उदाहरण है, उसके बारे में देख लेते हैं उसी, ताकि तुम लोग बुक पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसी को मैंने किया है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल में जैसे दे रखा है, हाँ ये वाला ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, किस विधि द्वारा करना है? हिडन ट्रायल के लिए। समझ में आ रही है बात तुम्हारे? समझ में आ रहा है ना? हाँ लेकिन आप सर। सर। बोलो। ठीक है, चलो। हिडन ट्रायल विधि से हमें क्या करना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आएगा वो समझो। देखो, हिडन ट्रायल विधि का पहला स्टेप आएगा, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं या प्रथम। ठीक है, इसके प्रश्न में क्या होगा? रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकार को और उत्पाद है ना, उनके जो सूत्र होते हैं, उन सूत्रों के ऊपर जो चारों तरफ जो है क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे ये समीकरण मैंने लिखी है, Fe plus H2O J2 Fe3O4 plus H2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सभी पदार्थों के लिए ना चारों तरफ क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तुम लोग ये बॉक्स बना दो। समझ में आएगा? तो बॉक्स क्यों बनाया गया है? बॉक्स इसलिए बनाया गया है कि इस बॉक्स में हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। समझ में आई बात? इस बॉक्स में न तो उनके अणुओं की संख्या को कम करना है, न ज्यादा करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है इस बॉक्स के आगे करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और बनने वाले उत्पादों के प्रतीकों या फिर सूत्र के आगे या सूत्र के चारों ओर या सूत्र को बॉक्स में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। पहला पॉइंट लिखोगे तो लिख दो, पहला पॉइंट लिख दो, मैं तो लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा है ना। तुम लोग लिख दो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और उत्पादों के सूत्र के चारों तरफ बॉक्स बनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं सूत्रों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये लिख दो पहला पॉइंट। लिख दिया तो फिर आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट में लिख दो फटाफट।
हो गया? सर एक बार फिर से बोलना। हाँ चलो मैं बोल देता हूँ। देखो देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के सूत्रों को बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है ना? क्या वो बोला मैंने? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के सूत्र को बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है? ये बॉक्स में बंद कर दिया भाई। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है तो समझो। देखो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले और बनने वाले उत्पाद जो है उनमें जो तत्व कौन कौन से, उन तत्वों की संख्या को लिखना है ना? जैसे कि कौन कौन से अभिकारकों के तत्व कौन कौन से हैं? Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उनकी संख्या कितनी है? अभिकारक उत्पादों की तरफ इनकी संख्या कितनी है? तो ये हमें संख्या लिखनी है। समझ में आई बात? किसकी संख्या लिखनी है तुम्हें? तत्वों की, ठीक है ना? क्या करना है तुम्हें? अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्व है उन तत्वों की संख्या को लिखना है एक सारणी बना करके, ठीक है? तो दूसरा स्टेप हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में क्या होगा? तत्वों की संख्या लिखना, ठीक है ना? तत्वों की संख्या लिखना। देखो ध्यान से समझना हो, संख्या लिखना। सब अपने स्पीकर तो बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ढंग से लिखना, ठीक है ना? मतलब समझना, मतलब ढंग से तत्वों की संख्या लिखना, ठीक है? ये समझ में आ गया? मैंने बोला ये सुनाई दिया? अरे मैंने जो बोला वो अब आवाज सही आ रही है? हाँ सर। ठीक है। तो देखो इधर तत्वों की संख्या लिखनी है हमें ना। तत्वों की संख्या किस तरफ लिखनी है? अभिकारकों की तरफ कितने तत्व है, कौन कौन से तत्व है? और उत्पादों की तरफ कौन से तत्व है, उनकी संख्या क्या है? तो अपन क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाएंगे, देखो इधर मैं सारणी बना रहा हूं, ठीक है? इसको मैं दो भाग में डिवाइड कर दूंगा ताकि अपने सुविधा हो, ठीक है? दो भाग में इसको बांट देंगे। सारणी बना रहा हूं, ठीक है? पहला लिख देते तत्व, फिर इधर अभिकारक में दूसरा रहेगा उत्पाद में। देखो कौन कौन से तत्व है अभिकारक के तरह, कौन कौन से तत्व है? एक तो है Fe आयरन, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? तो अपन लिखेंगे यहाँ पे टेबल ऐसी होगी Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना? देखो उत्पाद में भी वही रहेंगे तत्व, तो Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो बताओ Fe की संख्या अभिकारकों में कितनी है? बता देंगे Fe की संख्या अभिकारकों में कितनी है? इधर कितनी है भाई? Fe कितने हैं? एक है ना? एक है ना अभिकारक में? और हाइड्रोजन कितने हैं? बताओ देखा हाइड्रोजन कितने हैं? दो दो। यस, तो यहाँ पे दो लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? एक सर। यस, एक। उसके बाद बताओ उत्पाद की तरफ, बताओ उत्पाद की तरफ Fe कितने हैं? उत्पाद की तीन। तरफ कितने तक रहेंगे? हाँ ऐसे तीन। यस यस यस। और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? चार। यस, दो। चार कहाँ है? सच चार है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो। सर चार। दो है, दो है। दो दो दो। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन चार है। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। चार। चार है सर।
ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हुए अपने, 6-7 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट हुए। पहला स्टेप क्या बोल रहा है, बता देगा परी, बता पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप में हमने क्या बात करी, जल्दी बोलो। जिसको भी आता है वो बोल दो, जिसको भी आता है फटाफट बोलो जल्दी। नहीं आ रहा क्या? अरे पहले स्टेप में क्या था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के सूत्रों को बॉक्स में बंद करते, पहला था नहीं, हमने परिवर्तन बॉक्स में बंद किया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की संख्या लिखेंगे। तो तत्वों की संख्या आपने लिख दी कि भाई अभिकारक में आदि की संख्या कितनी है, 1 है, और उत्पाद में इसके 3 है। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, उत्पाद की संख्या 4 है, नहीं उत्पाद में संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 है, और उत्पाद में 4 है, 4 है। अब देखो आगे बात, अब तीसरा स्टेप क्या आएगा, तीसरा स्टेप ये बोलता है कि भाई चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, हमें सबसे ज्यादा संख्या में कौन दिख रहा है, बताओ देखिए सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा तत्व दिख रहा ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन सर 4 है, है? उत्पादन यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये 4 है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, 3। तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, समझ में आई बात। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि हमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ये देखना है कि किस तत्व की संख्या सबसे ज्यादा है, उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करना है। समझ में आई बात, क्या करना है हमें, सबसे पहले इस सारणी में देखना है कि भाई किस तत्व की संख्या ज्यादा, भले चाहे वो उत्पाद की तरफ हो या अभिकारक की हो, है ना। जिस तत्व की संख्या ज्यादा है उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, उनके अणुओं की संख्या को, जिस तरफ कम है उस तरफ अणुओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिस तरफ संख्या कम है उस तरफ बढ़ाया जाएगा। जैसे किस तरफ संख्या कम है, भाई ऑक्सीजन की संख्या है 4 है, सर हाइड्रोजन 2, नहीं नहीं हाइड्रोजन की तरफ नहीं जाना है, ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे अपन। हाँ। तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि जिस तत्व की संख्या सबसे ज्यादा है ना, सबसे पहले संतुलित करना है। अगर वो असंतुलित है तो असंतुलित है, एक तरफ 1 है और एक तरफ 4 है, हाँ सर, तरफ 4 है और अभिकारक की तरफ 1 है, तो हमें किस तरफ संतुलित करना है, अभिकारक की तरफ। अभिकारक की तरफ करना। हाँ अभिकारक की तरफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 4 हो जाए, 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा कि 4 हो जाए, 4 से 1 को 4, 4 से गुणा करना। ठीक है, तो देखो इधर तीसरा स्टेप, इसका घर में क्या होगा, अधिक संख्या वाले, अधिक संख्या वाले तत्वों संतुलित करना, ठीक है, संतुलित करना। सर ठीक है, थोड़ा सही इस तरफ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो संतुलित करना, ठीक है। इस तरफ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर पोछा दिखाई नहीं दे रहा है, आपने क्या लिखा है? सर यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है, संतुलित तक, संतुलित तक। मैंने लिखा तो है संतुलित, अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना, ठीक है, समझ में आई बात, अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करना। और अधिक संख्या वाले तत्वों को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरफ संख्या कम है ना, उस तरफ उसको उपयुक्त संख्या से गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलो इसमें भी अपन क्या करेंगे, अब देखो इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन है ना, अधिक संख्या वाला, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे।
ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे भाई, देखो बता देंगे कैसे करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। इस तरह आप सुना करना। चलिए अभी अपन क्या कर सकते हैं, मतलब टेबल बना सकते हैं, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको कौन सा है, दूसरा अभिकारक, ठीक है। अभिकारक में ना इधर रहेगा उत्पाद, मतलब प्रारंभ प्रारंभ में इसके बाद में संतुलन के बाद समझना जितेंद्र माइक बंद करो हाँ सर। क्या हुआ, माइक चालू थे सर, आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हाँ सर, ये मीना और इनका माइक चालू था इसलिए। सबने सर माइक चालू रखा है। अरे माइक है ना, सब बंद कर दो ताकि आवाज मेरी आ जाएगी। जिसको बोलना है ना उस समय ही चालू करो, अभी बंद कर दो सब। जब तुम लोग बोलो तभी तो आवाज वो डबल हो जाती है, इसलिए सही आवाज नहीं आती, ठीक है। कल तो आ रही थी अच्छी तरीके से, इस वजह से ही होता है क्योंकि मतलब अपन है ना सब माइक चालू कर देते हैं तो आवाज और नहीं होती। मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन क्या है, संतुलित है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए देखो पहले प्रारंभ में अधिकारक में क्या था, किस रूप में था ये, इधर है ना, इधर किस तरफ H2 में है ना ऑक्सीजन एक, तो अपने यहाँ लिखना पड़ेगा एक है, इसमें H2O में, ठीक है। उत्पाद में कितने ऑक्सीजन, कितने हैं, चार, किसमें है Fe3O4 में, ठीक है। Fe3O4 में है ना। प्रारंभ में देखो इधर H2 में एक है और Fe3O4 में चार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो एक वाले को किससे गुणा करना पड़ेगा, चार से गुणा करना पड़ेगा ना, एक गुना चार, ठीक है। और ये तो ऐसे कैसे रखना है, सर इसको गुणा सर रखना है, ठीक है। तो ये चार सर, ये फर्स्ट में आपने क्या लिखा सर? फर्स्ट में प्रारंभ में क्या? संतुलित के, प्रारंभ में संतुलित के, ये आगे क्या लिखा प्रारंभ सर? में देखो, प्रारंभ में जो किया, फिर ये संतुलन के बाद, संतुलन के बाद लिखा है, ठीक है ना। आ गया समझ में। अब मैं इसको वापस मिटा रहा हूँ वहां से और फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इसको मैं यहाँ पे पूरा मिटा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे किससे गुणा किया था, बताओ कौन सी संख्या से गुणा किया था संतुलित हो गए, बता देंगे जल्दी माइक बंद करके। एक को चार से। मतलब चार से गुणा किया ना भाई, एक तो खाली पहले से, इसको चार से गुणा किया, तो चार से गुणा किया तो किसको किया, H2O को, तो H2O पे आगे अपनी चार लगना है, तो देखो अभी अभी क्या किया नहीं ना, Fe प्लस क्या था H2O 3 into Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये अभी क्लियर थी। हमने तीसरे स्टेप में क्या किया, H2O को चार से गुणा किया है तब जाके संतुलित हुई, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चार लगाना है, इसके आगे H2O के आगे चार लगाना है। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, ठीक है। चौथा स्टेप, तो उसमें क्या होगा देखो समझो। अब देखो इधर ऑक्सीजन अपने संतुलित हो गया, कौन सा बचा,
Fe और हाइड्रोजन, ठीक है ना, Fe और हाइड्रोजन मतलब आया कौन, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन बचा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा संख्या में कौन है, आप बताओ, देख के बताओ, देखें भाई, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब बचा Fe। हाइड्रोजन में सर दोनों बराबर है। उत्पादन Fe लोहा सर, उत्पादन 3 है ना सर, उत्पादन 3 है ना लोहा में। हाँ सर। यस, उत्पादन में ये 3 है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अभी अपनी समीकरण बदल गई, अभी हमारी समीकरण बदल गई ना, तो अब देखो वापस संख्या किससे ज्यादा है, इस समीकरण में देखो Fe की संख्या कितनी है, ये इधर इधर कितनी है 3, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बता देंगे उनकी सर 2 है। 8 8 8 है। 8 हो गई ना, 8, और इधर कितनी है 2, तो ज्यादा वाला तो वही हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है 4, और इधर भी 4, तो वो तो संतुलित हो गया। लेकिन अभी समीकरण बदल जाने की वजह से हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए हमें किसको संतुलित करना पड़ेगा, वो हाइड्रोजन को, ठीक है। अब क्या करते हैं, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं, ठीक है ना, अन्य तत्वों को संतुलित करना, ठीक है। अन्य तत्वों को संतुलित करने में किसको करेंगे अपन, हाइड्रोजन की संख्या लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है ना, संख्या अधिक है, इसको अपन करेंगे इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो करने के लिए क्या करेंगे अपन, वही ये वाली सारणी बनाएंगे, देखो इधर, तो इसमें क्या करेंगे अपन, या तो इधर रहेगा अपने अभिकारक में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं उत्पाद में, ठीक है। देखो प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक की तरफ कितनी है 8 है ना, इसमें 8 ये जो 4H2 में है, ये उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, कितनी है 2, और वो किसमें है H2 में, समझ में आई बात। इसके बाद में क्या आ जाएगा, संतुलन के बाद, संतुलन के बाद संतुलन के बाद क्या करना पड़ेगा, देखो यार, हमें किसको किससे गुणा करना पड़ेगा तो बराबर हो जाए। देखो ज्यादा तो ये नहीं है, तो ज्यादा वाले को थोड़ी करना है, हमें तो कम वाले को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके बराबर 8 हो जाए। बताओ देखे कौन समझ गया इस चीज को, जल्दी से बताओ, माइक ऑन करके। आप बोल मत, सर, जोर से बोलो। 4 से 4 किसको से 4, किसको 4 से गुणा सर करना 2 पड़ेगा, को, उत्पादक को सर 4 से। H2 पे आगे 4 लगाना पड़ेगा, सीधा मतलब ये, ठीक है। तो इसको तो कुछ नहीं करना, इसको करना पड़ेगा 2 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये 8 के बराबर हो जाएगा, तब जाके ये 8 आएगा, ठीक। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं 4 से गुणा किया ना, तो 4 से गुणा किया, इसका मतलब 4 हमें लगाना पड़ेगा किसके आगे, H2 के आगे, कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके आगे लगाना पड़ेगा। अब समीकरण क्या बन गई, वो देखो Fe plus H2O is into Fe3O4 plus H2, ये सभी बॉक्स में बंद थी पहले से ही, तो ये सभी सूत्र जो है वो बॉक्स में बंद है। हमने ये पहले से 4 पहले उस थर्ड स्टेप से आया था 4, और अब क्या है, अब हमारे क्या करना है, 4 लगाना है, किसके आगे लगाना है, H2 के आगे। ये इस स्टेप से पता चलता है, समझ में आई बात, आगे समझ में। देखो अभी हमारा कौन संतुलित हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, बचा कौन, Fe। सिर्फ एक लास्ट बचा ना,
अब क्या करेंगे अपन, शेष बचे, मतलब स्टेप 5वां आएगा ना, उसमें आएगा शेष बचे तत्वों को संतुलित करना। शेष बचा जो तत्व है उसको संतुलित करना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, फिर देखो बात करते हैं। नेक्स्ट में स्टेप नंबर 5 है ना, देखो क्या करते हैं अपन, शेष बचे तत्वों को संतुलित करना। ठीक है, और इसमें शेष जो कौन सा है, Fe। ठीक है, शेष बचा हुआ तत्व कौन सा है, Fe, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अपन ने हर स्टेप में कर दिया था और हाइड्रोजन अपन ने 4th स्टेप में कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट कौन बचा है, सिर्फ Fe तो बचा है। Fe को संतुलित करना है। Fe की संख्या बता देंगे किस तरफ कितनी है, अभिकारक की तरफ कितनी है, सर 1 हाँ, और उत्पाद की तरफ कितनी है, 3 उत्पादन 3 है। Fe को संतुलित करने के लिए हमें सारणी बनानी पड़ेगी। देखो सारणी बनाता हूं ऐसे, यहाँ लिख देता हूं मैं प्रारंभ में, यहाँ आ जाएगा संतुलन के बाद। ठीक है, प्रारंभ में देखो इधर Fe की संख्या कितनी है, 1, किसमें, Fe में, भैया सिर्फ Fe तक है, Fe तो है सिर्फ, Fe में 1, इधर उत्पाद में कितने हैं, 3, किसमें 3 है ये, Fe3O4 में। ठीक है, इसमें अब संतुलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता देंगे, इतना तो समझ गए होंगे, जल्दी से बता दो क्या करना पड़ेगा हमें। सर Fe को 3 से गुणा करना पड़ेगा। यस यस यस, इसको 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। 1 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा हमें, समीकरण में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बता देंगे, जल्दी से बताओ। अब समीकरण लिखूं तो मैं क्या करूंगा बता देंगे, जैसे अपन ने यहाँ क्या किया था, मैंने यहाँ 4 से गुणा किया, आगे सर 3, किसके आगे लगाएंगे, Fe के आगे, Fe के आगे Fe 3। के आगे 3। बचे 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 ठीक है, ये सभी तत्वों को प्रकरण 1 में पहले स्टेप में अपने क्या आया था, Fe को संतुलित करना है। Fe को H2 के आगे क्या आया था, दूसरे स्टेप में इसके आगे क्या आया था, तीसरे स्टेप में क्या आएगा, साढ़े 9 रुपए 3 आएगा। Fe का आगे क्या आएगा, 3। समझ में आ गया स्टेप नंबर 5। अब आता है स्टेप नंबर 6। 6 हाँ, स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है, सब जितने भी ब्रैकेट है इन सबको हटाना है, ये संख्या को नहीं हटाना, ब्रैकेट को हटा करके क्या करना है, हमें देखना है कि क्या हमने किया जो सही है। मतलब जैसे हमने ब्रैकेट हटा इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे F की संख्या यहाँ पे 3 है, सब पे देख लो F की संख्या 3 है और इधर आया इधर भी 3 है, तो इसका मतलब सही है। फिर देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 8 है और इधर भी 8 है, तो मतलब वो चेक करना है। ठीक है ना, तत्वों की संख्या को अभिकारक और उत्पादों की तरफ क्या करना है, इस प्रकार से चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो छठे स्टेप में क्या जाएगा, ब्रैकेट को हटाकर
ध्यान करते हैं इस तरफ अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, ठीक है ना। अब जैसे देखो इधर इसका ब्रैकेट हटा देंगे आगे Fe3Fe प्लस 4H2O Kg2 Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये आ गया और अपन ने इसमें चेक भी कर दिया कि सब सही है। तो ये स्टेप कितने हो गए? 6। पहले तो मुझे बताओ कि 6वां स्टेप समझ में आया कि नहीं? एक लास्ट स्टेप और बचा है बस। 6 स्टेप समझ में आए? सर लास्ट में ये सब ब्रैकेट हटाना है। हाँ हाँ सर सर लास्ट में ब्रैकेट हटाना है सर। हाँ, लास्ट में ये ब्रैकेट हटा करके ये क्या करना है कि यहाँ पे जो अपन ने किया है वो काम सही हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये Fe की संख्या यहाँ पे 3 है और उधर भी 3 है कि नहीं है। इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या 8 है, देखो 4 में 8 हो गई, तो इधर भी 8 है कि नहीं? 4 में 8 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या लगभग 4 इसका आगे लगभग 4 है और इधर भी 4, इसका मतलब सही है अपना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना स्टेप नंबर 6, ठीक है। ये पूरी मतलब हो गई, लेकिन फिर भी अपन 7वें स्टेप में ये क्या कर सकते हैं अपन कि इस अभिक्रिया में जैसे कि अवस्था को दिखा सकते हैं। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि समीकरण को लिखते समय अपन क्या कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं अभिकारक या उत्पाद किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, द्रव में है, गैस में है या जलीय विलयन के रूप में, तो हम क्या करते हैं उसके पीछे ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में लिख देते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर अपने ठोस है तो उसके लिए अपन स्मॉल में एस लिख देते हैं, एस यानी कि सॉलिड। इसके बाद में अगर गैस अवस्था में तो स्मॉल लेटर में जी लिख देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर द्रव अवस्था में तो स्मॉल लेटर में एल लिख देते हैं। ये 7वें स्टेप में आ जाएगा कि अवस्था को दिखाया जा सकता है, ताप किस ताप पर यह अभिक्रिया हो रही है उस ताप को उसके तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख करके दिखाया जा सकता है। दाब को दिखाया जा सकता है किस दाब पर हो रही है, और एक वो उत्प्रेरक किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है, और एक और नेक्स्ट स्टेप पर ऊष्मा कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, तो ताप दाब आदि जो भी निकल रही है या बाहर हो रही है वो भी अपन प्लस के रूप में लिख के बता सकते हैं। तो 7वें स्टेप में है कुछ नहीं, शॉर्ट में अपन लिखना चाहते लिख सकते हैं इसको, लिखना है यहाँ पे 7वें स्टेप लिख देना तुम लोग। 7वां स्टेप लिखो ना, ठीक है। क्या करते हैं अपन, अवस्था को, ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को, ठीक है ना, इनको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। ताप दाब मतलब अवस्था है ना, और उत्प्रेरक, इनको दिखाने के लिए अपन कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में अपन जैसे लिखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इधर ना, वो एक स्टेप के रूप में तो क्या है इसमें, तो ठीक है इसमें ताप दाब का तो ये देखा है, अवस्था जरूर लिखी हुई है, तो जैसे मैं इसकी अवस्था लिख दूंगा ना, जब आयरन है यहाँ पे तो होता है, ये जल होता है, द्रव अवस्था होता है, लेकिन ये गैस मतलब भाप के रूप में, ये गैस अवस्था में हो गया। फिर ये जो है सॉलिड अवस्था में होता है, और ये मतलब है वो गैस अवस्था। जैसे अपन लिख के बता सकते हैं, ताप भी बता सकते हैं, ताप भी इस अभिक्रिया के लिए कोई भी अभिक्रिया के लिए बता सकते हैं, ठीक है। ये 7 स्टेप थे। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि किस विधि के स्टेप थे, जल्दी से बता देंगे, माइक ऑन करके बताओ। विधि से हीट एंड ट्रायल विधि से सर, हीट एंड ट्रायल विधि से। हाँ, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल विधि किसके लिए काम में लाई जाती थी, किसके लिए काम में लाई जा रही थी? अरे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए काम में लाई गई थी, ठीक है ना। ये तुम्हारा समझ में आ गया पूरा? हाँ सर, आया ना? अच्छा टेस्ट के लिए, हाँ सर। टेस्ट के लिए कुछ डाल दो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। मैं
तो देखो टेस्ट क्यूज में तो कुछ नहीं, अभी ये तो तुम लोग है ना अपलोड कर देना ये ट्रायल विधि का जो पूरा लिख करके उसमें है ना उसमें डाल देना। असाइनमेंट में है ना मैं एक प्रश्न लिख के भेज दूंगा कि तुम लोग उसमें हिडन ट्रायल विधि का क्या कर दो, एक पूरा जो है वो परफॉर्मेंस जो भी है ना स्टेप जितने भी थे वो सब लिख करके भेज देना मुझे, ठीक है। मैं चेक कर दूंगा कि किसने सही लिखा किसने सही नहीं लिखा, ठीक है। और एक दूसरे की कॉपी मत करो। कल जो मुझे असाइनमेंट जमा कराया था 3-4 जनों ने उनमें ऐसा ही था, एक दूसरे की कॉपी कर रखी है, वो एक के गलत तो दूसरे का भी गलत है। थोड़ा दिमाग अपना भी लगाओ, ठीक है। 10th बोर्ड है तो उस हिसाब से ये नहीं कि बस सिर्फ काम ही करना है, समझने के लिए भी पढ़ो, सिर्फ इसलिए नहीं कि होमवर्क ही जमा कराना है। आई बात समझ में? सर। सबके पास समझ में आ गई? हाँ, अब किसी के कोई प्रश्न हो, कोई समझ में बात नहीं आई तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ सर। किसी को कुछ समझना है कुछ पूछना है तो बता दो जल्दी से, फिर क्लास ऑफ करते हैं अपन। पूछना है कुछ? किसी को कुछ पूछना था नहीं? ठीक है तो फिर ठीक है ना, अभी क्लास बंद करते हैं ना और वो असाइनमेंट जमा कर देना। ओके।